हमारी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप जहां भी हों अच्छे से रहेंगे। आज मैं आपके बीच में जीव विज्ञान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम होगा आपके बीच में ह्यूमन सिस्टम। क्योंकि पूरे ह्यूमन बॉडी का निर्माण, पूरे शरीर का निर्माण आपके मानव तंत्र से मिल करके बना है, मानव सिस्टम से मिल करके बना है। कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो प्रत्येक सिस्टम से मिलकर के किस किस प्रकार से बना है और सभी सिस्टम हमारे शरीर के निर्माण में कितना सहायता प्रदान करते हैं, और जो भी सिस्टम हैं, जो भी तंत्र हैं, वो हमारे शरीर को किस प्रकार से चलाने का काम करते हैं। तो आज हम इस ह्यूमन सिस्टम के अंतर्गत, मानव तंत्र के अंतर्गत जो पहला भाग पढ़ेंगे, जो पहला सिस्टम पढ़ेंगे, उस पहले सिस्टम का नाम होगा आपके बीच में, उस पहले सिस्टम का नाम होगा आपके बीच में स्किन। क्या नाम होगा मेरे दोस्तों? पहले सिस्टम का नाम है स्किन, मतलब त्वचा। ठीक है, त्वचा हमारे बॉडी का जो पहला सिस्टम है, हमारे शरीर का जो फर्स्ट सिस्टम तंत्र है, उस तंत्र का नाम हम जानते हैं त्वचा के नाम से। और आज हम आपके बीच में त्वचा का वो हर एक पार्ट लेकर आऊँगा। आपके बीच में इस वीडियो में बताऊँगा कि त्वचा जो होता है वो हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण काम करता है, त्वचा हमारे शरीर के लिए कितना सुरक्षा कवच का काम करता है। तो इस पूरे त्वचा को पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए हम आपके बीच में, क्योंकि अगर जो भी व्यक्ति अगर अपनी मंजिल को पाना चाहता है तो उसके पीछे कुछ न कुछ मुद्दा होना चाहिए, वजह होना चाहिए, उसका एक एम होना चाहिए, और उस एम को पूर्ण करने के लिए उसके अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए। तो मैं इस स्किन को शुरू करने से पहले, इस त्वचा को शुरू करने से पहले आपके बीच में एक मोटिवेशन कोड लेकर के आया हूं, और ये मोटिवेशन कोड आपके बीच में इस प्रकार से आप ज़रा देखेंगे कि ये मोटिवेशन कोड आपके जीवन में कितना तथ्य, कितना एनर्जी लेकर के आएगा। और यह मोटिवेशन वाक्य है, सेंटेंस है, क्या है दोस्तों? तो अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। क्योंकि आप भी अपने अंदर ये हौसला भर लो, आप भी अपने अंदर ये एनर्जी भर लो। जिस प्रकार से मोटिवेशन वर्ड आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये आपके ही लिए यूज किया जा रहा है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुंदर को, अभी अभी मैंने लांघा है समुंदर को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मेरे दोस्तों, आपके जीवन में यही एक तथ्य जो आपके लक्ष्य की प्राप्ति तक आपको ले जाने में सहायता प्रदान करेगा। क्योंकि आप छोटे से वर्क को, छोटे से कार्य को कर करके थक जाते हो, इसके लिए यह मोटिवेशन वाक्य जो आपके बीच में है वो आपको बड़े से बड़े कार्य के लिए भी आपको वहां तक पहुंचाने का काम करेगा। क्योंकि आप थोड़े से पढ़ करके सोचेंगे कि बड़े से बड़े प्रतियोगिता लेवल के एग्जाम्स को हम क्रैक कर पाएंगे, तो ये आपके जीवन में संभव नहीं है दोस्तों। आपको पूरी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ आपको अगर हासिल करना है बड़े से बड़े कंपटीशन, प्रतियोगिता, परीक्षाओं को, तो आप बिल्कुल इस मोटिवेशन सेंटेंस के अंतर्गत अपने जीवन में उसको फॉलो करेंगे, तभी आप आगे की ओर बढ़ पाएंगे। तो इसी मोटिवेशन शब्द के साथ, सेंटेंस के साथ हम आपके बीच में चलता हूं। ठीक है, ये जो हमारे ह्यूमन सिस्टम का, हमारे मानव तंत्र का जो हमने आपके बीच में ये पॉइंट लेकर आया, ये अंग लेकर आया, ये तंत्र लेकर आया, जो तंत्र आपके बीच में हमारे ह्यूमन सिस्टम का प्रथम तंत्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? त्वचा। इसका नाम क्या है बाबू? त्वचा नाम है। ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्किन बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं स्किन, त्वचा। ठीक है, ये त्वचा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्किन के नाम से जानते हैं, त्वचा के नाम से जानते हैं।
ये आपके लिए त्वचा का रूप है, ठीक है। जो ह्यूमन सिस्टम के अंतर्गत अब हम चलेंगे कि हमारे शरीर के सबसे बाहरी, सबसे प्रथम तंत्र जो स्किन है, जो त्वचा है, वो हमारे लिए क्या काम कर रहा है, वो हमारे लिए कैसा कार्य कर रहा है। तो ये जो त्वचा होता है, ये स्किन होता है, वो शरीर का सबसे बाहरी परत होता है। क्या? शरीर का सबसे बाहरी परत होता है। कौन? स्किन शरीर का सबसे बाहरी परत होता है। ये जो त्वचा होता है ना, शरीर के सबसे बाहरी परत पर मौजूद हो करके, ये जो स्किन है वो हमारे बाहरी परत पर मौजूद हो करके धूल कण, किसका? धूल कण, वायरस, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ तथा अन्य हानिकारक पदार्थ, ये जो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर अवशिष्ट पदार्थ हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, जो अगर हमारे बॉडी के अंदर ये इंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, उन सभी हानिकारक पदार्थों को ये जो हमारा स्किन है, ये जो हमारा त्वचा है, यह त्वचा उस सभी हानिकारक पदार्थों को अपने सतह के ऊपर ही क्या कर लेता है? उसे ठहरा लेता है, उसे रोक देता है। और जब हम इसे जल से, पानी से, साबुन से, सर्फ से, जो भी किसी से हम धो देते हैं, तो सारा का सारा अवशिष्ट पदार्थ क्या हो जाता है? बाहर से ही बाहर गिर जाता है। तो आप जरा समझें कि ये स्किन हमारे शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण काम करता है। ये जो त्वचा है, अगर यह त्वचा नहीं होता तो ये सारे जो होते अवशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ, वो हमारे शरीर के डायरेक्ट किस अंग में घुसते? तो हमारे शरीर के डायरेक्ट अंदर वाले अंग में वो पहुँचते और उन अंगों को निम्नलिखित प्रकार की बीमारियों से क्या कर देते? ग्रसित कर देते। लेकिन स्किन हमारा यहाँ है, तो स्किन हमारे शरीर की सुरक्षा करने का मुख्य रूप से काम करता है। ये जो स्किन होता है, ये त्वचा जो है, वो हमारे शरीर के ऊपर, अर्थात जो सनलाइट, ये हमारे शरीर के ऊपर जो सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी किरण, कौन सी किरण? पराबैंगनी किरण। ये जो पराबैंगनी किरण होती है सूर्य के प्रकाश में, इस पराबैंगनी किरण को ये त्वचा जो होता है वो किस में परिवर्तित कर देता है? विटामिन डी में परिवर्तित कर देता है। मतलब उसका जो संश्लेषण होता है वो विटामिन डी में करने का काम करता है, जहाँ से हमको, आपको सभी को विटामिन डी की क्या होती है? प्राप्ति होती है। ठीक है। त्वचा, ठीक है, हमने बताया कि ये सूर्य प्रकाश से, सूर्य प्रकाश के अंदर जो पराबैंगनी किरण है, पराबैंगनी किरण है, ठीक है, पराबैंगनी किरण है, इसे त्वचा किस में बदल देता है? विटामिन डी में बदल देता है, विटामिन डी में उसको संश्लेषित कर देता है। तो यहाँ आप जानेंगे, आपके अंदर ये दुविधा होगी कि ये विटामिन डी में आखिरकार बदलता कैसे है, ये विटामिन डी में उसको कैसे परिवर्तित कर देता है। तो वो करता इस तरह से है कि हमारे जो त्वचा में, ठीक है, ये हमारे त्वचा में इर्जेस्ट्रोल नामक पिगमेंट पाया जाता है। क्या? इर्जेस्ट्रोल नामक पिगमेंट पाया जाता है। और यही इर्जेस्ट्रोल नामक पिगमेंट इस सूर्य प्रकाश के अंदर जो पराबैंगनी किरण है, पराबैंगनी किरण है, इस पराबैंगनी किरण को विटामिन डी में क्या कर देता है? संश्लेषित कर देता है। और वहीं विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर ऑब्जर्व होता है, अवशोषित होता है। अगर मान लीजिए कि अगर ये सूर्य का प्रकाश न होता तो फिर क्या होता? तो फिर एकदम बिल्कुल क्लियर बात है कि यहाँ पराबैंगनी किरण हमें प्राप्त नहीं होती। और जब पराबैंगनी किरण प्राप्त नहीं होती तो ये जो हमारा त्वचा था, इर्जेस्ट्रोल
इर्जेस्ट्रोल नामक पिगमेंट था वो विटामिन डी का कभी संश्लेषण नहीं कर पाता। तो आप सोचे कि अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी नहीं प्राप्त होता है, हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की प्राप्ति नहीं होती है तो क्या होगा। तो आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे कि विटामिन डी की कमी से हमारे शरीर में कैसा रोग होता है। तो खास तौर से बच्चों के अंदर रिकेट्स नामक बीमारी होती है। क्या? रिकेट्स नामक बीमारी होती है। बच्चों के अंदर रिकेट्स नामक बीमारी होती है और उसी रिकेट्स नामक बीमारी को हम लोग सूखा रोग के नाम से जानते हैं। रिकेट्स नामक बीमारी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सूखा रोग के नाम से जानते हैं। और यह किसकी कमी से? तो विटामिन डी की कमी से होती है। ठीक है, तो यह कंडीशंस। और बड़ों में जो होता है विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, वीक पड़ जाती है, मसूड़े सड़ने लगते हैं, दांत झड़ने लगते हैं। ये विटामिन डी की कमी से होने वाले जो मुख्य रूप से रोग होते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि सूर्य का प्रकाश ये जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारे स्किन पर पड़ता है, तभी जाकर के इसमें इर्जेस्ट्रोल नामक पिगमेंट होता है। और वही इर्जेस्ट्रोल नामक पिगमेंट सूर्य के प्रकाशीय किरण अर्थात पराबैंगनी किरण को किसमें बदल देता है? तो विटामिन डी में संश्लेषित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तब जाकर के हमें आपको सबको विटामिन डी की प्राप्ति होती है, जिसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो एनर्जेटिक होता है, हमारे शरीर की हड्डियां मजबूत होती है। ठीक है, और बच्चों के अंदर रिकेट्स नामक बीमारी नहीं होती है। ठीक, त्वचा, ये त्वचा जो होता है त्वचा के अंदर, ये त्वचा के अंदर ठीक है कुछ पदार्थ पाया जाता है और उस पदार्थ का नाम है मेलानिन। ठीक है, उस पदार्थ का नाम क्या है बाबू? मेलानिन है। और मेलानिन जो पदार्थ होता है वो स्किन पर ही मौजूद होता है, अर्थात इसी त्वचा में मौजूद होता है। और मेलानिन की मात्रा जब अधिक होगी जिस त्वचा में, ठीक है, तो व्यक्ति का रंग कैसा होगा? तो व्यक्ति का रंग काला होता है। इसी मेलानिन की मात्रा जब हमारे त्वचा में कम होती है तो व्यक्ति का रंग कैसा होता है? गोरा हो जाता है। कैसा? व्यक्ति का रंग गोरा हो जाता है। बात समझ में आई? मेरे दोस्तों, हमने क्या बताया कि जो इर्जेस्ट्रोल था वो तो विटामिन डी को संश्लेषित किया था, लेकिन स्किन में, त्वचा में एक और पिगमेंट और पदार्थ पाया जाता है जिस पदार्थ का नाम है क्या? मेलानिन। और ये मेलानिन हमारे त्वचा के अंदर रंगों का क्या करता है? निर्धारण करता है। क्या? त्वचा के अंदर ये जो मेलानिन होता है रंगों का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण? रंगों का निर्धारण करता है। मतलब ये कि हम गोरे होते हैं या काले होते हैं या सांवले होते हैं, ये सब के सब निर्भर करता है हमारे मेलानिन नामक पिगमेंट पे, मेलानिन नामक वर्णक पे। ठीक है, तो कब कैसा स्थिति आता है? तो यही मेलानिन जब हमारे त्वचा के अंदर अधिक होगा तो किसी भी व्यक्ति का रंग कैसा हो जाता है? अर्थात त्वचा का रंग कैसा हो जाता है? काला। जबकि इसकी मात्रा हमारे त्वचा के अंदर कम होगी तो त्वचा का रंग कैसा होगा? गोरा होगा। एक स्थिति और पैदा होती है कि ये अगर मिडिल में, मध्य में हो, न तो अधिक हो ना ही कम हो, तो वैसी स्थिति में, अगर मध्य में हो तो वैसी स्थिति में किसी भी त्वचा का रंग कैसा होता है? सांवला हो जाता है। क्या? किसी भी त्वचा का रंग कैसा होता है बाबू? सांवला हो जाता है। अगर ये कंडीशंस और होता है कि जिस त्वचा में यह मेलानिन नामक बिल्कुल ना हो, मतलब नहीं हो, इसकी मात्रा क्या हो? नहीं हो, तब क्या होगा? तो त्वचा का रंग बिल्कुल क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। वैसी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति के त्वचा का रंग क्या हो जाता? तो सफ़ेद हो जाता है। बात समझ में आई?
तो मेरे दोस्तों यहाँ पर मेलानिन नामक पिगमेंट जो आपके बीच में मैंने दिया, ये मेलानिन नामक का काम किया, तो हमारे त्वचा के रंगों का निर्धारण करने का काम किया। यह किया कि अगर त्वचा के अंदर मेलानिन नामक पिगमेंट वर्णक पदार्थ अधिक होगा तो त्वचा का रंग काला, कम होगा तो त्वचा का रंग गोरा, मध्य में होगा तो त्वचा का रंग सांवला और बिल्कुल नहीं होगा तो त्वचा का रंग सफ़ेद होता है। बात समझ में आई? तो ये हमारे त्वचा के अंदर मेलानिन नामक पिगमेंट की उपस्थिति सामने आपको यहाँ पर प्रदर्शित हुई है। अब ज़रा हम आगे बढ़ेंगे। ये जो स्किन है, इस स्किन को, त्वचा को लेकर के हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि आखिरकार ये स्किन, त्वचा अब कितने रूप में बंटेगा। तो मेरे दोस्तों आपके बीच में, आपके शरीर में अर्थात किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर त्वचा को कितने भाग होता है, तो त्वचा को 3 भाग होता है। अर्थात ह्यूमन बॉडी के अंदर, किसके अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, स्किन को, किसको, स्किन को 3 परतों में क्या किया गया, बांटा गया। स्किन को कितने परतों में बांटा गया, 3 परतों में बांटा गया है। पहला परत है एपिडर्मिस। क्या है बाबू, पहला परत है एपिडर्मिस, दूसरा परत है डर्मिस, दूसरा परत क्या है, डर्मिस है, और तीसरा परत क्या होता है, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। तीसरा परत जो है अंत वाला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडिपोज टिश्यू। अर्थात मानव शरीर की त्वचा को कितने भाग में, तो 3 भागों में बांटा गया है, 3 परत में बांटा गया है। पहले परत का नाम है एपिडर्मिस, दूसरे परत का नाम है डर्मिस, तीसरे परत का नाम है एडिपोज टिश्यू। मतलब त्वचा का 3 परत होता है। इसे हम लोग, जो एपिडर्मिस होता है वह बाहरी त्वचा होता है। क्या, एपिडर्मिस जो होता है वह बाहरी त्वचा होता है, डर्मिस जो होता है वो मध्य त्वचा होता है, और ये जो एडिपोज टिश्यू होता है वो आंतरिक त्वचा के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, ये 3 परत होता है। तो 3 परत होगा तो तीनों परत की कहानी अलग अलग होगी, कार्य अलग अलग होगा कि ये 3 कार्य किस रूप से, किस तरह से करेंगे। ठीक है, आप जरा सोचो कि प्रत्येक सिस्टम, प्रत्येक तंत्र हमारे बॉडी के लिए कार्य कर रहा है, तो हम पूरे तंत्र को मिला करके हम कुछ क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्तों जब तक आप करिएगा नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। इसीलिए जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा, और जो कर्म के साथ, जो शिद्दत के साथ पढ़ता है वही आगे की ओर बढ़ता है। जो नहीं पढ़ता है, जो मन से, लगन से नहीं पढ़ता है, वो कभी सफलता हासिल नहीं करता है। इसलिए अपने सीने में हौसला रखो, हौसला, क्योंकि सीने में हौसला रखने वाले पर्वतों की ऊंचाइयों को छांग मांगते हैं, आसमान की ऊंचाइयों को छान मारते हैं, वो कभी हार नहीं मानते हैं। जिसके अंदर क्या हो, हौसला हो। ठीक है, यही कहा गया ना कि उड़ान पंखों से नहीं भरी जाती है, उड़ान तो हौसलों से भरी जाती है मेरे दोस्तों। इसीलिए आप अपने अंदर हौसला को पालिए। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के त्वचा आपके बीच में मौजूद हुआ, एपिडर्मिस, डर्मिस और एडिपोज टिश्यू। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे कि ये जो 3 प्रकार का त्वचा है, तो प्रत्येक त्वचा हमारे शरीर के लिए क्या क्या काम करेगा। बात समझ में आई? तो प्रत्येक त्वचा हमारे शरीर के लिए क्या क्या काम करेगा, कौन कौन सा वर्क करेगा। तो पहला हमारा त्वचा है एपिडर्मिस, मतलब बाहरी त्वचा। क्या मतलब, क्या मैंने बताया, बाहरी त्वचा। ठीक है, तो ये जो बाहरी त्वचा होता है वो हमारे शरीर के सबसे बाहरी सतह पर स्थित होता है। मतलब ये हमारा जो बाहरी त्वचा है शरीर के सबसे बाहरी परत पर क्या होता है, स्थित होता है। ठीक है, इसी बाहरी परत में, ठीक है, पसीने वाली ग्रंथि, क्या, पसीने वाली ग्रंथि श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। क्या, पसीने वाली ग्रंथि श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। इसी श्वेत ग्रंथि, लसिका ग्रंथि, ठीक है, श्वेत ग्रंथि, लसिका ग्रंथि पाई जाती है, पसीने वाली ग्रंथि। इस बाहरी त्वचा में ही मेलानिन
नामक पिगमेंट मौजूद होता है। क्या? इस बाहरी त्वचा में ही मेलानिन नामक पिगमेंट मौजूद होता है। इसी बाहरी त्वचा में इर्जेस्ट्रोल पिगमेंट मौजूद होता है। ठीक है, इसी बाहरी त्वचा में इर्जेस्ट्रोल पिगमेंट मौजूद होता है। इस बाहरी त्वचा में मतलब एपिडर्मिस में, ठीक है, ये जो रक्त नलिकाएं होती है, रक्त नलिकाएं जो होती है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा बाहरी त्वचा एपिडर्मिस हुआ आपके सामने। क्या मैंने बताया कि बाहरी त्वचा जो है, हमने त्वचा में भी आपको बता दिया, अभी इससे पहले थोड़ा सा जो लेक्चर था तो पूरा बता दिया था, लेकिन मैं अलग अलग त्वचा को बांट करके यहाँ पर आपको ये देने का काम कर रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया कि जो बाहरी त्वचा है, बाहरी परत का स्किन होता है, इसी बाहरी परत के स्किन में पसीने वाली ग्रंथि पाई जाती है। दोस्तों, लिबास से किसी की तकदीर नहीं बदलती, तकदीर तस्वीर बदलती है पसीना से। किससे? पसीना से। और वह पसीने वाला त्वचा क्या है? एपिडर्मिस है, जो मैं आपके बीच में यहाँ लेकर के दर्शाया हूँ। और ये पसीना भी ज़रा देख लो, मुझे भी आ रहा है। तो ये पसीने वाली ग्रंथि किस त्वचा में? एपिडर्मिस में पाया जाता है। ठीक है, वो पसीने वाली ग्रंथि श्वेत ग्रंथि, लसिका ग्रंथि, जिससे कि पसीना क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, इसी बाहरी त्वचा के अंदर अब आप थोड़ा सा रुकेंगे कि पसीना जो होता है वो कैसा पदार्थ होता है। तो हमने सबने, आप सभी ने जाना कि जो पसीना होता है, ये पसीना अवशिष्ट पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर के अंदर से क्या करता है? बाहर निकलने का काम करता है। तो जरा सोचिए, ये स्किन नहीं होता, बाहरी परत नहीं होता एपिडर्मिस, तो क्या यह अवशिष्ट पदार्थ पसीना बाहर निकलता? तो आप यही ना जवाब देंगे कि जी नहीं, बिल्कुल नहीं निकलता। ठीक है, तो इसी से पसीना निकलता है। इसी बाहरी स्किन में, त्वचा में, एपिडर्मिस में मेलानिन नामक पदार्थ मौजूद होता है, जिससे त्वचा का रंग काला, गोरा, सांवला, उजला होता है। इसी एपिडर्मिस में इर्जेस्ट्रोल नामक पिगमेंट मौजूद होता है, जिस इर्जेस्ट्रोल नामक पिगमेंट की वजह से सूर्य के अंदर, प्रकाशीय किरण के अंदर जो पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट रे होती है, उसको विटामिन डी में क्या किया जाता है? बदला जाता है, उसको संश्लेषित किया जाता है, जिससे कि विटामिन डी हमको, आपको सभी को क्या होता है? प्राप्त होता है। इस बाहरी त्वचा में रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती। क्या? इस बाहरी त्वचा में रक्त नलिकाएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, बाहरी त्वचा में रक्त नलिकाएं कैसे पाई जाएगी? कहाँ शो होता है, कहाँ दिखता है आपको? ठीक है, तो इसमें कभी भी ब्लड कैपिलरीज नहीं पाई जाती है। तो ये हमारे बॉडी का स्किन का पहला भाग आपके सामने मैंने दर्शाया। अब हम चलते हैं इस स्किन के दूसरे पार्ट पे। क्या? स्किन के दूसरे पार्ट पे। और स्किन का जो दूसरा पार्ट है हमारा डर्मिस, इसे क्या कहते हैं? इसको डर्मिस कहते हैं, मतलब मध्य त्वचा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मध्य त्वचा कहा जाता है। ये जो मध्य त्वचा होता है ना, जो मिडिल का त्वचा होता है, इस मिडिल वाले त्वचा के अंदर रक्त नलिकाएं पाई जाती है। क्या? रक्त नलिकाएं पाई जाती है। तो बिल्कुल क्लियर है ना, पहले वाले स्किन में, पहले वाले त्वचा में रक्त नलिकाएं नहीं मौजूद थी, लेकिन दूसरे वाले त्वचा में, मतलब इसके बाद वाले त्वचा में, इसके अंदर वाले त्वचा में रक्त नलिकाएं क्या है? डर्मिस में मौजूद है। और इसी मध्य त्वचा के अंदर रक्त नलिकाओं से जो रुधिर होता है, क्या? जो रुधिर होता है, उस रुधिर का क्या होता है बाबू? प्रवाह होता है। पूरे बॉडी के अंदर रुधिर का क्या होता है? प्रवाह होता है। और ये पूरी बॉडी के अंदर रुधिर सर्कुलेशन करके, प्रवाहित होकर के, संचरित करके पूरे अंग तक, शरीर के क्या? पूरे अंग तक क्या करता है बाबू? यह पहुंच जाता है, पूरे अंग तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो आप जरा समझें, ये जो डर्मिस नहीं होता तो फिर इसमें रक्त नलिकाएं नहीं होती, और जब रक्त नलिकाएं नहीं होती तो रुधिर का क्या होता? परिसंचरण
नहीं होता, सर्कुलेशन नहीं होता और रुधिर हमारे पूरे अंगों में, पूरे शरीर के पार्ट्स में कभी नहीं पहुंच पाता। ठीक है, अब आप जरा सोच रहे होंगे कि सिर्फ यह मध्य त्वचा है तो रुधिर का प्रवाह करता है। नहीं, आप सभी जानते हैं कि इस मध्य त्वचा के अंदर अर्थात जो रुधिर प्रवाहित होता है, इसी रुधिर के जरिए इसी रुधिर के जरिए पोषक पदार्थों का क्या होता है, ये पोषक पदार्थों का क्या होता है, परिवहन होता है। मतलब जितना भी पोषक पदार्थ होता है वो हमारे शरीर के पूरे अंग तक पहुंचने का काम किस स्तर से करता है, किस के जरिए करता है, तो रुधिर के जरिए करता है। रुधिर हमारे पूरे अंग तक कैसे पहुंचता है, तो हमारे डर्मिस अर्थात मध्य त्वचा के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि इस मध्य त्वचा के अंदर क्या है, रक्त नलिकाएं मौजूद होती है, ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती है, पाई जाती है। तो अब हम चलते हैं त्वचा के तीसरे पार्ट पे। आप समझ गए होंगे कि ये त्वचा का दूसरा पार्ट क्या है। दूसरे पार्ट के अंदर अर्थात डर्मिस मध्य त्वचा के अंदर रक्त नलिकाएं मौजूद होती है। रक्त नलिकाओं के अंतर्गत ही अर्थात उसी के जरिए रुधिर हमारे पूरे शरीर के अंदर क्या होता है, प्रवाहित होता है। उस रुधिर के जरिए पोषक पदार्थ भी हमारे पूरे बॉडी के अंदर क्या होता है, फैलने का काम करता है, वहां पर पहुंचने का काम करता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बाबू इस त्वचा के अर्थात जो स्किन है, इस स्किन के तीसरे पार्ट पे। आज ये जो स्किन है उस स्किन के तीसरे पार्ट पर हम पहुंचते हैं और उस स्किन का तीसरा पार्ट क्या है, तो एडिपोज टिश्यू। क्या? एडिपोज टिश्यू मतलब आंतरिक त्वचा। तो ये जो एडिपोज टिश्यू होता है ना, ये जो आंतरिक त्वचा होता है, इस आंतरिक त्वचा में ये जो आंतरिक त्वचा होता है, इसी आंतरिक त्वचा में फैट का क्या होता है, निर्माण होता है। क्या? फैट का निर्माण होता है। ये जो आंतरिक त्वचा एडिपोज टिश्यू होता है, इसे हम लोग इंसुलेटर, क्या? इंसुलेटर ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बाबू? इंसुलेटर ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि यह आंतरिक त्वचा जो होता है एडिपोज टिश्यू, इसके अंदर जो फैट मौजूद हो रहा है, यह जो वसा निर्मित हो रहा है इसके अंदर, यही वसा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, यही वसा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, इंसुलेट करता है, संरक्षित करता है। इसीलिए हम लोग एडिपोज टिश्यू को क्या कहते हैं, तो इंसुलेटर ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। यही वजह होता है कि तीसरे पार्ट को हम लोग इंसुलेटर ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। अर्थात जो आंतरिक त्वचा होता है, उस आंतरिक त्वचा के अंदर जो फैट निर्मित होता है, फैट जमता है, उसी फैट के द्वारा जो आंतरिक त्वचा होता है वो हमारे बॉडी को नियंत्रित करता है टेम्परेचर से, और तापमान नियंत्रित करके बॉडी को क्या करता है, संरक्षित करने का काम करता है। इसीलिए एडिपोज टिश्यू को, इसको हम लोग इंसुलेटर ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। तो आप जान गए होंगे कि अगर यह एडिपोज टिश्यू नहीं होता तो फिर हमारे बॉडी का कंट्रोलर टेम्परेचर से नहीं हो पाता। मतलब ये कि हम जब कभी ठंडे में जाते हैं तो बॉडी का संरक्षक उस ठंडे वाले टेम्परेचर में हो जाता है, और हम जब ठंडे से गर्म में जाते हैं तो बॉडी का संरक्षक उस गर्म वाले स्थिति में, वातावरण में हो जाता है। तो दोनों प्रक्रिया को कंट्रोल करने का काम कौन करता है बाबू मेरे दोस्तों, तो एडिपोज टिश्यू करता है। ठीक है, तो ये त्वचा का 3 रूप था। अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे कि हमारे जो स्किन होते हैं, यहाँ जो आपने देखा, ठीक है, ये जो त्वचा है, त्वचा का प्रारूप जो आपने देखा, पहले वाले को हम लोग एपिडर्मिस, दूसरे वाले को हम लोग क्या नाम दिया था, डर्मिस, और तीसरे वाले को हम लोग क्या नाम दिए, एडिपोज टिश्यू। ठीक है, यहाँ पसीना, यहाँ आपको बीच में क्या होगा, रक्त नलिका, और इसके अंदर क्या होगा, वो फैट मौजूद होता है। अब हम चलते हैं कि त्वचा का जो रूप होता है, त्वचा का जो विकसित रूप होता है, ठीक है, डेवलपमेंट प्रारूप जो होता है वो आपको होता है बाल। त्वचा का एक प्रारूप होता है बाल, नाखून, चोंच, पंख, खुर,
ठीक है। ये जितना भी आपके बॉडी के अंदर अर्थात किसी भी जानवरों के शरीर के अंदर ये त्वचा का ये क्या होता है बाबू, ये प्रारूप होता है, विकसित रूप होता है। क्योंकि अगर बाल का भी निर्माण होता है तो कहाँ पे, स्किन में, नाखून का निर्माण होता है तो स्किन में, चोंच का निर्माण होता है तो स्किन में, पंख भी निर्मित होता है लगा हुआ होता है तो स्किन में, खुर भी निर्मित होता है लगा हुआ होता है तो किसमें, स्किन में होता है, त्वचा में ही होता है। तो ये आपके सामने आपका जो त्वचा का विकसित रूप था वो हमने कुछ अंगों के रूप में प्रदर्शित किया, ठीक है। अब हम चलेंगे कि त्वचा के अंतर्गत कुछ हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न आते कैसे हैं, तो वो आपके बीच में हम दिखाऊंगा कि त्वचा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जैसे देख लीजिए, ये त्वचा के अंतर्गत हमारे बोर्ड पे आपके सामने दिख रहा है पहला क्वेश्चन। क्या यह कह रहा है कि किस वर्णक के कारण त्वचा का रंग अलग अलग होता है। बताया हमने अभी आपको, किस वर्णक के कारण त्वचा का रंग अलग अलग होता है। तो क्या बताया हमने, मेलानिन। क्या बताया बाबू, मेलानिन नामक वर्णक के कारण। इसी के कारण अभी तो मैंने बताया कि ये जब अधिक होता है तो रंग क्या हो जाता है, काला होता है। ये जो कम हो जाता है तो रंग कैसा हो जाता है, गोरा हो जाता है। ये मिडिल में हो जाता है तो रंग कैसा होता है, सांवला हो जाता है। ये बिल्कुल नहीं रहेगा तो रंग कैसा होगा, एक एकदम बिल्कुल नहीं रहेगा तो रंग कैसा होगा, तो सफ़ेद हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो, लेकिन जवाब क्या होगा हमारा, सिर्फ मेलानिन। और हम आगे बढ़ते हैं इस त्वचा के अंतर्गत। दूसरा क्वेश्चन जो है, किस त्वचा में रक्त नलिका मौजूद होती है। ठीक है, किस त्वचा में रक्त नलिका मौजूद होती है। तो हमने आपको बताया, ठीक है, तो मध्य त्वचा, किसमें, मध्य त्वचा में। और जिसका नाम क्या था बाबू, डर्मिस। क्या नाम था, डर्मिस। क्योंकि मैंने अभी बताया कि रक्त नलिका डर्मिस में मौजूद होती है, मध्य त्वचा में मौजूद होती है। और इसी मध्य त्वचा के अंतर्गत अर्थात ये जो रक्त नलिका के अंतर्गत हमारा जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में क्या करता है, वो प्रवेश करता है, संचरित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम आपके बीच में डालूं। ये तीसरा क्वेश्चन जो है, पसीने वाली ग्रंथि किस त्वचा में मौजूद होती है। ठीक है, पसीने वाली ग्रंथि किस त्वचा में मौजूद होती है। तो हमने अभी आपको त्वचा के अंतर्गत बताया ये एपिडर्मिस में मौजूद होती है। क्या, किसमें, एपिडर्मिस मतलब बाहरी त्वचा। किस त्वचा में बाबू, बाहरी त्वचा में मौजूद होती है। कौन सी ग्रंथि, पसीने वाली ग्रंथि, जिससे पसीना का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यह है, त्वचा को कितने भागों में बांटा गया है। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्वचा को कितने भागों में बांटा गया है। तो त्वचा को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, ये जो अंक आपको सिस्टम से कहेगा तो इसे क्या बोलिएगा, 3। लेकिन जब आपको नाम देगा तो फर्स्ट नाम है आपको एपिडर्मिस। कौन सा नाम है बाबू, एपिडर्मिस। सेकंड नाम आपका आएगा डर्मिस। और जो तीसरा नाम है आपके बीच में वो एडिपोज टिश्यू। क्या, एडिपोज टिश्यू। ये आपको त्वचा का 3 प्रारूप है, विकसित रूप है, जिसको हम लोग कितने रूपों में बांट दिए, 3 रूपों में। तो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो 3 होगा। और वो उसका पार्ट आपके बीच में दिया। अब हम चलते हैं त्वचा के अंतर्गत क्वेश्चन नेक्स्ट लेकर के। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन कि किस त्वचा में वसा पाया जाता है। ठीक है, किस त्वचा में वसा, फैट मौजूद होता है, निर्मित होता है। तो हमने बताया आपको क्या बताया हमने आपको, तो एडिपोज टिश्यू। क्या, एडिपोज टिश्यू। इसमें जो होता है हमारा फैट मौजूद होता है। क्या, फैट निर्मित होता है। और यही फैट हमारे बॉडी के तापमान को, क्या, किसके तापमान को, हमारे बॉडी के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसीलिए हम लोग एडिपोज टिश्यू को इंसुलेटर, क्या, इंसुलेटर ऑफ बॉडी के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन आपके बीच में त्वचा के अंतर्गत यह है कि विटामिन डी का
संश्लेषण किस अंग में होता है? तो बिल्कुल क्लियर है, विटामिन डी का संश्लेषण किस अंग में होता है? अंग पूछा है, त्वचा का भाग नहीं पूछा है, तो हमारा जवाब क्या होगा? त्वचा। क्या जवाब होगा बाबू? त्वचा। अगर त्वचा का अंग पार्ट पूछता, प्रारूप पूछता, तो हम क्या बताते? एपिडर्मिस। क्या बताते? एपिडर्मिस बताते। लेकिन इसका क्वेश्चन के आधार पर जो आंसर होगा वो क्या होगा बाबू? त्वचा स्किन होगा। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे, ठीक है। एर्जेस्ट्रोल नामक वर्णक किस त्वचा में मौजूद होता है? तो कहानी बिल्कुल सिंपल सी है, यह जो आंसर बिल्कुल साधारण सा है, एडिपोज एपिडर्मिस में। किसमें? एपिडर्मिस में, मतलब बाहरी त्वचा में। क्या? बाहरी त्वचा में। ये जो इर्जेस्ट्रोल नामक पिगमेंट होता है वह त्वचा के किस भाग में मौजूद होता है? तो इर्जेस्ट्रोल अर्थात एपिडर्मिस वाले बाहरी भाग में मौजूद होता है। त्वचा, वो त्वचा में पाया जाता है। तो किस त्वचा का वो पूछा है, तो आपका आंसर क्या होगा?